परंपरा है कि हम अपने कार्यक्रमों की शुरुआत मूल निवासी राष्ट्रगीत से करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि राष्ट्रगीत के लिए आप लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परेड सावधान। तन मन धन अर्पण हो राष्ट्रहित में तर्पण। आसे तू हिमाचल हो हम सब करते हैं प्रण। दश दिशा से बढ़े निरंतर क्रांतिमय विज्ञान चरण। लोकतंत्र हो भारत का सर्वश्रेष्ठ गणराज्य प्रवन। सदा भले संग न्याय अमन स्वतंत्रता का रहे भ्रमण। बंधु भाव से खिले सुमन समान अवसर हर व्यक्ति को ऐसी दृष्टि हो धारण। भारतीय संविधान का उद्देश्य हमारा चिर स्मरण। चिर स्मरण चिर स्मरण चिर स्मरण। विश्राम, अपना स्थान ले लीजिए। साथियों, इस 37वें राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रारंभ करते हुए मैं इस अधिवेशन के प्रास्ताविक भाषण के लिए बामसेप के राष्ट्रीय महासचिव माननीय रमाशंकर राम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम मैं मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं को बामसेप संगठन की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय E.Z. खोब्रागड़े जी, पूर्व IAS अधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी एन गंगाधर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी कलीम अंसारी जी, संजय इंगोले और सभी साथियों, हम बामसेप का 37वां अधिवेशन मना रहे हैं। इसका मतलब है कि 36 अधिवेशन हमारे पहले से हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत का इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ इमोर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। यानी कि भारत का इतिहास जो है श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच में, ब्राह्मण श्रमण सभ्यता और ब्राह्मण संस्कृति के बीच में एक संघर्ष का इतिहास रहा है। और जहां क्रांति हुई है, क्रांति जो पॉजिटिव क्रांति का मतलब है कि पॉजिटिव बदलाव हुआ है, वहीं प्रतिक्रांति भी हुई है। प्रतिक्रांति का मतलब नेगेटिव बदलाव, जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अगेंस्ट में रहा है। तो भारत में सर्वप्रथम जो सामाजिक क्रांति हुई वो तथागत बुद्ध के नेतृत्व में हुई, और दूसरी जो सामाजिक क्रांति हुई
वो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, संत कबीर, संत रविदास, नानक, नारायणा गुरु से लेके हमारे सतनामी आंदोलन के जो है गुरु घासीदास, ऐसे तमाम संतों गुरुओं ने दूसरी जो सामाजिक क्रांति भारत में की। और तीसरी सामाजिक क्रांति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने भारत में किया, और इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। लेकिन जहां हमारे महापुरुषों ने क्रांति की, वहीं हमारे विरोधियों ने प्रतिक्रांति किया। जैसे पुष्यमित्र शुंग की प्रथम प्रतिक्रांति है, वैसे ही कई प्रतिक्रांति हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने के अनुयायी जब कांग्रेस में अपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के आंदोलन का विलय कर दिया, तो वो एक प्रतिक्रांति थी जो है। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा किया कि फूले के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए उनका अब एकमात्र उत्तराधिकारी और कोई नहीं बल्कि मैं अर्थात डॉक्टर अंबेडकर हूँ। और डॉक्टर अंबेडकर को जब आंदोलन चलाने का मौका मिला तो उन्होंने बहुत सी क्रांतियां की, और उसमें एक है महाड़ सत्याग्रह, काला राम सत्याग्रह, जो 2 आंदोलन किया। और उसके बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, और उसके बाद आप देखेंगे तो सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में एक हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ। लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन किया और वो एक प्रतिक्रांति हो गई, और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, और संविधान के माध्यम से उन्होंने फिर से वो सारे अधिकार हमारे बहाल करवा दिए जो मनुस्मृति के माध्यम से हमारे अधिकार जो है विड्रॉ हुए थे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1952 का जो उनका मैनिफेस्टो है, उसमें उन्होंने ये बात कहा कि देश में 1 वोट 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू का प्रिंसिपल लागू हो गया है। तो अब शक्ति का केंद्र जो है इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज हैं, अर्थात SC ST और OBC हैं। और ये SC ST OBC अगर एक साथ मिल जाते हैं तो शक्ति इनके पास आ जाती है, और शक्ति आ जाती है तो ये अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। उन्होंने ये भी यहाँ तक बात कहा कि अगर OBC के लोग चाहते हैं तो मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम बदल करके बैकवर्ड क्लास फेडरेशन रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साथियों, उन्होंने जो अपने परिनिर्वाण से पहले जो कंसेप्ट रखा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने ये बात कहा कि आज़ादी के आंदोलन के पहले और आज़ादी के आंदोलन की बाद की स्थिति में बदलाव आना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन के पहले देने वाले पोजीशन पे अंग्रेज बैठे थे, तो अंग्रेजों से हमने कुछ अफर्मेटिव एक्शन करा लिया है। लेकिन अब अंग्रेज नहीं बैठे हैं, तो अब हमें मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और हमें देश की सत्ता को अपने हाथों में कब्जा करना होगा। और इसके लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर एक विचारधारा के साथ एक संगठन के रूप में आना होगा। और इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी, एक कंसेप्ट रखा। लेकिन बाद में RPI के लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि शक्ति का केंद्र SC ST OBC है, जब तक SC ST OBC भाजपा और कांग्रेस के साथ किसी रूप में जुड़ेगा नहीं, तब तक शक्ति उनके पास नहीं जा सकती। ठीक यही हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस में से अलायंस कर लिया, और अलायंस करने के बाद जो शक्ति का केंद्र था वो खत्म हो गया। और खत्म हो गया तो एक गैप क्रिएट हुआ, और वो बहुत दिन तक एक गैप बना रहा। और इस गैप को फिर वाम सेव संगठन की एक कंसेप्ट डेवलप हुआ। 6 दिसंबर 1973 को वाम सेव का कंसेप्ट हमारे महापुरुषों ने, जो जिनका नाम हमारे एड्रेस में नेशनल प्रेसिडेंट ने लिया है, तो मैं उनका नाम रिपीट नहीं करना चाहता हूं, कि हमारे महापुरुषों ने 6 दिसंबर 1973 को वाम सेव का कंसेप्ट रखा, और 6 दिसंबर 1978 को वाम सेव संगठन स्थापना में आया। और पहला अधिवेशन नई दिल्ली वोट क्लब में 6 दिसंबर 1978
1978 को बामसेप का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और तब से 1978, 1979, 1980, 1981 तक बामसेप के अधिवेशन हुए। 1982 के बाद कुछ कारणों से बामसेप का अधिवेशन होना बंद हो गया और फिर 1987 से बामसेप का अधिवेशन फिर से शुरू हुआ और तब से ये अधिवेशन लगातार चल रहा है। तो हम ये अधिवेशन क्यों करते हैं? हम ये अधिवेशन मुख्य रूप से 3 कामों से करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि विचार परिवर्तन ही परिवर्तन का मूल है। तो हम ये अधिवेशन, पहला जो हमारा लक्ष्य रहता है कि हम जो है अपने लोगों को ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें। क्यों? क्योंकि आज हम कहते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, हम भले बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमारी विचारधारा के लोग बहुसंख्यक नहीं हैं। तो हम अधिवेशनों के माध्यम से अपनी विचारधारा के लोग को बहुसंख्यक बनाने का प्रयास करते हैं और उनमें फूले अम्बेडकर की विचारधारा डालते हैं। ये पहला काम हम करते हैं विचार परिवर्तन का। दूसरा हम काम करते हैं किसी अधिवेशन के माध्यम से हम जो है वित्तीय संसाधन इकट्ठा करते हैं और तीसरा कि हम इस अधिवेशन में अपने साल भर की एक्टिविटीज को कर मूल्यांकन करते हैं। अभी मैं बनारस में गया था तो किसी ने मुझसे पूछा, ये बात खापर्डे साहब से भी पूछी गई थी कि बामसेप इतना अधिवेशन लगाता है तो बामसेप के अधिवेशनों में क्या हासिल हुआ? तो खापर्डे साहब ने इसका उत्तर दिया कि टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स हु कैन थिंक एज पर फूले अम्बेडकर आइडियोलॉजी इज ए काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन। अर्थात ऐसा मानव संसाधन तैयार करना जो फूले अम्बेडकर की विचारधारा के अनुरूप सोच सके, ये अपने में क्रांति है। और बामसेप ने ये क्रांति किया। बामसेप ने कोई पॉलिटिकल चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बामसेप ने देश की राजनीति की दशा को बदल दिया। मैं बनारस गया था, बनारस के एक साथी ने पूछा मुझसे कि बामसेप के क्या अचीवमेंट है। मैंने कहा कि जब बनारस में 25 साल पहले लोकपति त्रिपाठी सांसद हुआ करते थे, चंदा त्रिपाठी उनकी बहु सांसद होती थी और उनके बेटे जो है राकेश त्रिपाठी सांसद होते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। पहले उनके ही लोग होते थे, उनके विचारधारा के ही लोग होते थे और उनका ही एजेंडा लेके चलते थे, लेकिन बामसेप के कारण आज उनके लोग नहीं हो रहे हैं, बल्कि आज आदमी तो हमारा है लेकिन उसकी विचारधारा हमारी नहीं है। तो हमने एक सीढ़ी, एक स्टेप हम आगे आए हैं, हमें और एक स्टेप आगे आना है, लेकिन जहां हम क्रांति कर रहे हैं वहीं हमारे दुश्मन प्रतिक्रांति में लगे हुए हैं। जैसे कि हमने बहुजन आंदोलन की क्रांति की तो हमारे दुश्मनों ने उसको सर्वजन आंदोलन चला करके उस बहुजन आंदोलन की क्रांति को फिर से प्रतिक्रांति में बदल करके उसका रिजल्ट शून्य कर दिया। लेकिन बामसेप संगठन ने उसको चिंतन किया है और चिंतन करने के बाद हम जो है मूल निवासी आंदोलन की तरफ आगे बढ़े हैं और मूल निवासी आंदोलन की आज पूरे देश में लहर चल रही है और शीघ्र ही ये परिणाम देने वाली है। मैं मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहता था कि हमारे बामसेप संगठन के कई ऑफशूट विंग हैं, जिसमें कि मूल निवासी सभ्यता संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ और एक हमारी पॉलिटिकल विंग है जिसका नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। और जो हमारी विंग है, हम जो है कोई इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप लेके चल रहे हैं, क्योंकि देश में जितने मूल निवासी बहुजनों के संगठन है सब सुप्रीमोवादी लीडरशिप को लेके चल रहे हैं, लेकिन बामसेप एक संगठन है जो डेमोक्रेटिक और इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप को लेके चल रहा है और हम व्यक्तिवाद को नहीं बल्कि संविधानवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस संविधानवाद के रास्ते पर हम चल करके, और हम बामसेप ही नहीं चल रहा, बामसेप के जितने ऑफशूट विंग हैं वो सब जो है संविधानवाद के रास्ते पे चल रहे हैं। तो आज नहीं तो कल हम जरूर इस पे कामयाब होंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद राष्ट्रीय महासचिव माननीय रमाशंकर राम जी। साथियों,
इस सत्र की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटक महोदया प्रोफेसर सोना झरिया मिंज मैडम का परिचय आप लोगों से प्रस्तुत करने के लिए बामसेब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय कलीम अंसारी साहब को आमंत्रित करता हूं। साथियों, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। हमारे मुख्य अतिथि खोपड़ा गड़े साहब, नेशनल प्रेसिडेंट गंगाधर जी, राष्ट्रीय महासचिव RS राम जी, इंगोले जी और बामसेब के दूर दूर से आए हुए, विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, सबको जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो हमारे चीफ गेस्ट थी प्रोफेसर सोना झरिया मिंज, वो कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से इस अधिवेशन में नहीं आ पाई, तो उनके बारे में थोड़ा सा परिचय उनका दे दिया जाए। प्रोफेसर सोना मिंज is presently working as Vice Chancellor of SKM, मतलब कि सीडो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, झारखंड। She is a person who is being highly respected and valued for his integrated academics and social contribution in contemporary social movements of social change in India. She is PhD in computer science from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, MPhil in computer science from the university, and MSc mathematics from Madras Christian College, Tambaram, Chennai, Tamil Nadu. Her areas of academic interest revolve around geospatial informatics, spatio-temporal data analysis, data mining, machine learning, rough sets, and lot many others. Since 1990, she teaches computer science in JNU, and she is a full professor in the School of Computer and System Sciences, JNU, New Delhi. Apart from her scientific educational engagement, she is wholeheartedly involved in the movements of indigenous masses to secure their constitutional rights. We are associated with her in terms of our continuous effort to bring positive social change in India with the ideology of our father of the land and Jan Nayak Birsa Munda and the fully Ambedkarite constitutionalism and democratic revolution. Due to unexpected corona pandemic situation and owing to her duty towards her parents, aged 90 and 95 years residing at Raichi, waiting to wish her Merry Christmas during these Easter times. That too after her great achievements to become Vice Chancellor of SKMU during this year, she was forced to cancel her program to physically inaugurate this 37th National Convention of BAMSEF organized at Ringabodi, Nagpur. However, she took extra pain to invite us to her office and get recorded her inaugural address scheduled to be delivered here at this hours. So we are happy to have her words of wisdom in virtual mode to inaugurate this national convention. We wish to take this opportunity to express our sincere gratitude towards her kind acceptance of our invitation and her wholehearted support to this convention, as well as for the continuous encouragement and participation in our organization activities at Delhi. We wish her, her family and parents Merry Christmas and extend our warm greetings of Jia Johar, Jia Bhim, Jai Mul Nivasi, Jai Bharat, Jai Samvidhan, and welcome her for inaugural address to be presented here online.
Thank you. Can we have the presentation? बैठिए। मैं हमारे मीडिया प्रभारी से विनती करता हूं कि उद्घाटक महोदया का भाषण जो है उसको प्ले किया जाए। वैसे मैडम ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो डायरेक्ट ऑनलाइन भी कुछ 2-3 मिनट के लिए आप सभी लोगों से सन्मुख होना चाहती है। वो अगर टेक्निकली सफल हुआ तो होगा, नहीं तो पहले हम उनका जो संदेश है उसको यहाँ पर प्ले करना चाहते हैं और इधर जो हम लोग बैठे हैं हम केवल सुन पाएंगे। धन्यवाद। बामसेफ के 37वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटक निवासी प्रोफेसर डॉक्टर सोनाझरिया मिंज, इनका उद्घाटन पर भाषण अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत है। जय भीम और जोहार। आज 2020 वो उधर अलग है, इधर अलग है। जो इस पर राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, मंच पर आसीन राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर एन गंगाधर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलीम अंसारी जी, मीडिया विंग के प्रभारी इलेक्ट्रॉनिक प्रभारी आशीष जीवले जी, और साथ ही जितने भी डेलीगेट्स आज के इस अधिवेशन में नागपुर में उपस्थित हो सके हैं और जितने नहीं हो सके हैं परंतु तकनीकी माध्यमों से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक बार मैं फिर से क्रांतिकारी जय भीम और जोहार बोलना चाहती हूँ। ये अधिवेशन हम सबों के लिए, बहुत लोगों के लिए हो सकता है एक बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन हो सकता है। विशेष करके मेरे लिए तो एक ऐतिहासिक अधिवेशन है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बामसेफ को कुछ वर्षों से जानती हूँ, परंतु इसलिए कि आज मैं एक नए अपने रोल के कारण बामसेफ के इस अधिवेशन में भाग ले सक रही हूँ। ये मेरे लिए एक नम्रता के साथ आभार प्रकट करने का विषय है कि हमारे मेरा झारखंड के राज्य के एक राज्य के विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पद पर, कुलपति के पद पर आसीन हूँ। और पहले तो जब लगभग 30 साल से मैं प्रोफेसर रही थी, कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया और बामसेफ के कामों के बारे में मैंने चर्चाएं सुनी थी, बहुत कई कार्यक्रमों में भी मैंने भाग लिया था, परंतु ये मेरे लिए एक बहुत ही नम्रता का विषय है कि आज मैं इस अधिवेशन में एक वाइस चांसलर होकर और आप सबके द्वारा सम्मान दिए जाने के कारण कि मैं मुख्य अतिथि के रूप में इस अधिवेशन में सहभागी होने सक रही हूँ। ये मेरे लिए विनम्रता का विषय इसलिए है क्योंकि जिन महापुरुषों, जो हमारे पुरखों के कारण आज हो सकता है मेरे जैसे कई एक लोग, या तो ये हमारे मूल निवासी भाई या बहन हो, उन लोगों को इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है। वो हम विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र को लेकर अगर देखा जाए तो फूले दंपति के कार्यों के बिना शायद हम यहाँ नहीं पहुंच सकते। बाबा साहब के संविधान को बनाने और उसके की रचना करने और उसका ऑथरशिप करने में जो योगदान रहा है और उसके कारण जितनी बातें समाज में
में बराबरी का और न्याय का की बातों को रखने की बात हुई है। इन सभी के कारण ही और जो सामाजिक न्याय की जो चर्चाएं हुई हैं अभी तक पिछले 70, 71, 72, 74 सालों में आजादी के बाद, उन सब के कारण मेरे जैसे काफी लोग अभी इस तरह से शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ने सके हैं कि बामसेफ के इतने बड़े अधिवेशन में हम लोग भाग लेने सक रहे हैं। और इस समय मेरे लिए आवश्यकता है कि मैं इन सभी हमारे पूर्वजों को नमन करूं, जिनके मेहनत से, जिनके विविध प्रकार के विरोधों के बावजूद अपने काम को आगे बढ़ाने का जो दृढ़ निश्चयता के साथ उन्होंने किया, उसके कारण हम लोग आज इस तरह की स्वतंत्रता, इस तरह के अपने सम्मान और इस तरह से अपने आप को उन्मुक्त पाने सकते हैं। इन जिनमें जैसे मैंने पहले ही कहा, ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, और मैं झारखंड के राज्य में हूँ अभी, तो इसलिए बिरसा मुंडा, परंतु साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं अभी झारखंड की भूमि में हूँ और ऐसे विश्वविद्यालय में मैं कुलपति हूँ जिसका नामकरण ही इस क्षेत्र, जो संथाल परगना क्षेत्र है, वहाँ के वीर पुत्रों के नाम पे है। और जिनमें जो दो भाई हैं, सीधू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, इनके दो और भाई थे, चांद और भैरव, और इनकी दो बहनें भी थी, फूलो और जानो। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले मिलकर एक मिशन की तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मुहिम आगे बढ़ाई, ताकि जिस तरह के अंधकार, विशेष करके अशिक्षा के अंधकार से निकलने के लिए प्रकाश का मार्ग जब बना रहे थे, उसी समय झारखंड के संथाल परगना के इस क्षेत्र में इन 6 भाई बहनों ने, विशेष करके सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने, आजादी के संबंध में और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया था। उन्हें फांसी की सजा भी मिली और इसलिए वे इस क्षेत्र के वो वीर पुत्र हैं जिनका नाम पढ़ाई हमारे भारत में अभी तक सम्मान और ऐतिहासिक भूमिका के कारण नहीं हो पाया है, और इन सब बातों को हमें याद करने की आवश्यकता है। आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जैसे अनेक सत्र हैं और उसमें मूल विषय भी है महिलाओं के खिलाफ जातिवाद, अत्याचार का मूल कारण क्या हो सकता है, इस पर व्यापक चर्चाएं होंगी। साथ में भारत के संविधान को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए कैसे हमारा मार्ग आगे प्रशस्त हो, मीडिया और तरह तरह से हमारे आंदोलनों को और किस तरह से शक्ति मिले, और भारत के कोने कोने तक सभी मूल निवासी वर्ग, जो आदिवासी हो सकते हैं, दलित समाज से हो सकते हैं, बहुजन समाज के हैं, पिछड़ी जातियां हैं, और मौलिक तरीके से जिनको माइनॉरिटीज कहा जाता है, सबों के बीच में एकजुटता और एकता को लाने के लिए किस तरह से प्रयास किया जाए। साथ ही कोरोना की महामारी के बीच जिस प्रकार की परिस्थितियों और जिस प्रकार के चित्रों को हम लोगों ने देखा है, मीडिया ने बहुत कवर किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और इसलिए मार्च के महीने से हम लोगों ने देखा है भारत के उस एक विकृत छवि को भी, जिसको हम पहले नहीं देखते थे और जिनको मैं बोलती हूँ इनविजिबल पार्ट ऑफ इंडिया, को हम देखने सके हैं। साथ ही जो शिक्षा नीति अभी आई है, शिक्षा नीति 2020 के नाम से, उस पर भी चर्चाएं होंगी। और अगर कहा जाए तो एक संपूर्णता की पिक्चर को लेकर इस अधिवेशन में
अनेक सत्रों में चर्चाएं होंगी। मैं इस समय एक दो बातें कहना चाहती हूँ इस सत्र की शुरुआत में और अधिवेशन के समारोह में, अधिवेशन के प्रारंभिक समारोह में। आवश्यकता ये है कि हमारे पूर्वजों और हमारे पूर्व जो हमसे पहले हमारे लीडर्स, हमारे अगुवे हमारे से पहले मार्ग प्रशस्त करते करते आए हैं और जिसके हम पीछे चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी कुछ बातों को हमें याद करने से आगे की दिशा और के लिए कुछ मार्गदर्शन होता है। मैं बाबा साहब की एक दो कोटेशंस को इस समय याद करना चाहूंगी। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं, इसमें कोई हमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम में से सभी जो इस देश के मूल निवासी हैं पहले भी भारतीय थे और अंत तक भारतीय रहेंगे। दूसरा, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है, या महिलाओं की प्रगति किस हद तक पहुंच सके या किस डिग्री तक पहुंची है, उसी से किसी भी समाज की प्रगति को मापा जा सकता है। और इसलिए महिलाओं का स्थान किसी भी समाज को आंकने के लिए एक मापदंड का काम कर सकता है। तीसरा कोटेशन में लेना चाहूंगी, वे कभी इतिहास नहीं बना सकते जो अपना इतिहास भूल जाते हैं। और जो बाबा साहब का बहुत ही प्रचलित स्लोगन है, शिक्षित हो, आंदोलन करो और संगठित हो। इन चार कोटेशंस के इर्द गिर्द ही मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगी। हमारा समाज, अगर हम भूतकाल में जाएं तो 17वीं 16वीं सदियों से कभी से एक बहुत ही हायरार्किकल समाज की तरह दिखाई देता है कि और उसी का आउटकम है, उसी का नतीजा है कि हम अपने भारत के भूखंड में एक न केवल जाति सूचक परंतु ऐसे कास्ट सिस्टम के समाज को देखते हैं जिसमें एक समाज दूसरे समाज को हीनता के साथ ना केवल देखता है पर बहुत ही जघन्य तरीके से उसके साथ सलूक किया जाता है, और कुछ लोगों को तो इस पूरे सिस्टम से बाहर भी समझा जाता है। तो ये हो सकता है हमारे देश के इतिहास में अगर हम कुछ 100 सदियां कुछ 100 वर्ष पीछे जाएं, पर उससे भी पीछे का भी कुछ इतिहास होगा। परंतु ये भी संभव है कि हमारे देश का इतिहास, हम मूलवासियों का इतिहास उससे भी पुराना हो, और इसलिए मैंने इतिहास से संबंधित बाबा साहब का वो कोटेशन लिया था। अभी हम केवल 74 साल में हमारे स्वतंत्र भारत में आदिवासी, दलित, बहुजन समाज, तिरस्कृत माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक लोग और दूसरे सभी जो मार्जिनल राइट्स सोसाइटी हैं, उन सब की स्थितियों पर हम बार बार चर्चाएं करते हैं। परंतु इसके ये केवल 74 साल का एक छोटा सा अंतराल है। इसके पहले कई 100 साल से इस कास्ट सिस्टम को स्थापित करने में लोगों ने समय लगाया और तरह तरह से इसको स्थापित किया है, और इसको अंडू करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा आपको और हमको, जो मूल निवासी समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, जो वाकई में इस भूखंड के आदि निवासी हैं, उन लोगों के लिए। और केवल हमारे संविधान में जैसे बाबा साहब ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात की है, उसके नाम से केवल संघर्ष करने से नहीं होगा, परंतु बहुत ही गंभीर तरीके से चिंतन करके और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक एक लेयर को हमें हटाने के लिए काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अनेक टैलेंट्स और स्किल्स की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे मैंने आरंभ में कहा कि मैं ऐसे विश्वविद्यालय में अभी बैठी हूँ जिसका नाम है सिद्धू कानू मुर्मू, और भारत के इतिहास में, विशेष करके स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में आज तक इनका नाम नहीं आता है।
और इसलिए हमारे सामने इस तरह के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि हम अपने ही इतिहास की उन बातों को उजागर करने के लिए क्या क्या प्रयास करें, ताकि जो हमारी डिग्निटी है और जो हमारा राइटफुल स्थान है समाज में, उसके लिए हम सक्रिय कदम उठाने सके। और इस सक्रिय कदम के लिए हम बहुत बहुत बार कहते हैं शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, और है, क्योंकि शिक्षा के ही कारण, मॉडर्न एजुकेशन के कारण ही हम लोग, कुछ लोग ऐसे मुकाम तक पहुंच सके हैं जिनके द्वारा हमारे पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे यंगर जनरेशन के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए संघर्ष इतना ज्यादा ना हो जैसा हम लोगों ने संघर्ष किया। हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने हमसे ज्यादा संघर्ष किया, और हो सकता है उनको कम हासिल हुआ, हमने भी कुछ संघर्ष किए और हो सकता है हमने कुछ ज्यादा हासिल किया। और हमारे से छोटे, हमारी युवा पीढ़ी को हमारी इच्छा और हमारी इस तरह से योजनाएं होनी चाहिए कि उनको थोड़ा कम संघर्ष करना पड़े और हमसे ज्यादा हासिल हो सके। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम बार बार ऐसे अधिवेशनों में अपने अगुओं को, जो हमारे से पहले चले गए, उनको नमन करते हैं। हम में से बहुत लोग उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, जो मिशन उन्होंने शुरू किया उसी मार्ग पर हम चलें, ये हम कोशिश करते हैं। हम गैर सरकारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू और कुछ एजुकेशन सोसाइटीज के थ्रू, कुछ ग्रास रूट लेवल के कामों के जरिए हम कोशिश करते हैं कि समाज उत्थान करते हुए एक पायदान से अगले पायदान से अगले पायदान से, पहले से दूसरी से तीसरी सीढ़ियों की ओर ऊपर और ऊपर बढ़ता जाए, ताकि समाज में समानता आए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे को नीचे किया जाए। ये मूल निवासी आदिवासी दलित समाज की का एक बड़प्पन है कि हम दूसरे को नीचे लाकर समानता स्थापित नहीं करना चाहते। हम इस विकास की सीढ़ी में आगे बढ़ते हुए समानता स्थापित करना चाहते हैं, और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारा एम होना भी चाहिए, क्योंकि यही प्रगति का निशान है। और जैसा मैं पहले कह रही थी कि जिस समय भारत के इतिहास में, जिस समय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले शिक्षा की जगत, शिक्षा की ज्योति जलाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय अंग्रेजों के खिलाफ सिद्धू कान्हू मुर्मू, उनके भाई चांद भैरव, उनकी बहनें फूलो जानो बहुत ही सक्रिय रूप से होकर आंदोलन उन्होंने किया इस क्षेत्र में। उनसे थोड़ा पहले तिलका मांझी और उनके सहयोगियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारियां जलाई थी, पर उन चिंगारियों को वो स्थान नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए भारत के इतिहास में। और इसलिए कई चीजें मैं सोचती हूँ कि जरूर हम लोगों को करना चाहिए, और थोड़ा सा और ज्यादा सक्रिय होते हुए, जैसा इस यूनिवर्सिटी का नाम, इस विश्वविद्यालय का नाम सिद्धू कान्हू मुर्मू के नाम पे हुआ है, उसी तरह हमारे इतने आइकन्स हैं, हमारे सामाजिक आइकन्स रहे हैं, उनके नाम पर मूर्तियां केवल बनाने नहीं, परंतु ऐसे जो शिक्षा के मंदिर हैं और संस्थान हैं, उनका नामकरण करते हुए हमें इन नामों को वो दर्जा देना पड़ेगा जिसके वे हकदार हैं, परंतु भारत के इतिहास के लिखने वालों ने उनको भी जिस तरह से कई समाज को वंचित रखा, इन नामों को भी वंचित किया है। और इसलिए मुझे पता है कि मामसेप का एक एफर्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सके, और आज का ये कार्यक्रम भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रेवोल्यूशन की जगह पे हो रहा है। तो इसी तरह हमें अपने अगुओं के, हमारे सामाजिक न्याय के को अग्रसारित करने वाले हमारे अगुओं के नामों को आगे बढ़ाने के लिए, हो सकता है कहीं कहीं पर हॉल, कहीं कहीं पर रास्ते, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों
और अनुसंधान के संस्थानों का भी नामकरण करना पड़ेगा और वहाँ एक विशेष तरीके से वहाँ शिक्षा और रिसर्च या अनुसंधान करने पड़ेंगे जिनके द्वारा ये जो दबाया हुआ इतिहास है उसको सामने लाना पड़ेगा। आज की तारीख में यदि हम ये मान लें कि पर्यावरण का उतना विनाश नहीं हुआ है जितना हो सकता था, क्योंकि समाज और हमारे समाज में और ऐसे हमारे देश में पब्लिक इंटरेस्ट के कारण जिस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण हो रहा है या फिर उनको निकाला जा रहा है और पर्यावरण को बिल्कुल ही नजरअंदाज करके नेचुरल रिसोर्स का अब्यूज ही हो रहा है, उनका खनन इत्यादि के द्वारा। मैं जिस क्षेत्र में हूँ यहाँ केवल जंगलों को काटा नहीं जा रहा है, परंतु खदान इतने हैं और उनके कारण राष्ट्रीय संपदा के नाम पर उन सबको निकाला जा रहा है, परंतु पर्यावरण पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। और इसलिए अगर हम आज की तारीख में ये बात मान लें कि ऐसा हो सकता था कि पर्यावरण और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है हम बोलते हैं वो और भी ज्यादा हो सकता था, परंतु नहीं हुआ। किस लिए? जंगलों के रखरखाव का जिम्मेवारी तो जैसे कि आदिवासियों ने लेकर रखा हुआ है। और जब अगर हमारे पूरे देश में पूर्वोत्तर भारत से लेके पश्चिम तक, उत्तर में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जिन जिन जगहों में हम आज भी जंगल देखते हैं वहां और जंगलों को संजो कर रखा है, बेसिकली आदिवासियों ने इस काम को अपने लिए एक धर्म की तरह करके रखा हुआ है और इन जंगलों को कटने से और उनको बचा के रखने के लिए भरसक प्रयास किया है। और इसलिए अगर आज पर्यावरण का उतना डिग्रेडेशन नहीं हुआ है तो इसके लिए मानना पड़ेगा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो मूल निवासी और आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहर है उसके तहत हमारे प्रार्थनाओं के स्थल जो कि जंगल के में होते हैं, उन सब के कारण इनको बचा के रखा गया है। और इसलिए हमारे सांस्कृतिक धरोहर भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें सामने लाना है, जिसको शिक्षा, शैक्षणिक प्रक्रिया के द्वारा और रिसर्च के द्वारा। और इसलिए ये मेरा मानना है कि जो बाबा साहब ने भी कहा था अपने मुहिम के द्वारा कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आने की आवश्यकता है, साइंटिफिक सेटिंग होना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी लाना है, केवल कल्चरल नहीं, सोशल मतलब सोसाइटी को, पूरे समाज का ट्रांसफॉर्मेशन आना है, बदलाव केवल नहीं। पर ऐसा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है और चेंज बोल देने से या बदलाव बोल देने से वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और साथ साथ चौथी बात बाबा साहब ने कहा कि लिटरेरी मूवमेंट, हमें इन 4 बिंदुओं पर विशेष करके ध्यान देना होगा और इन्हीं माध्यमों से हम जो भी अपनी क्रियाएं करते हैं या योजनाएं बनाते हैं, अगर वो इनमें से किसी एक में फिट नहीं होते तो हमें आवश्यकता है कि उसको फिर से रिव्यू किया जाए। और जैसा मैं पहले भी बोलने की कोशिश कर रही थी एक बार कि आज भी अगर मूल निवासी समाज अगर विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो शायद उसमें कुछ कमियों को हमें ओवरकम करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे इर्द गिर्द जितने मिथ्स हैं उससे संबंधित अंधेरा हो सकता है, हमारे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हो सकते हैं जो कि मानव अधिकार के विरुद्ध हैं, विपरीत हैं, तो उनको हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। हमारे इर्द गिर्द हमारे सिस्टम्स में इतना करप्शन है और जिसको हमने मान लिया है कि यही रीति है और इसी तरीके से तौर तरीके से हमें शायद चलना होगा और हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। पर हमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है और करप्शन को निर्मूल करने की आवश्यकता हो सकती है। और इन सब के कारण इसका नतीजा क्या है कि हम अंत में फिर से डिप्राइव्ड ही रह जाते
और मार्जिनलाइज रह जाते, तटस्थ रह जाते हैं, हाशिए के समाज बन के अभी भी स्वतंत्रता के 70 से ज्यादा सालों के बाद भी हम वहाँ हैं, क्योंकि हम लोगों ने शायद इन सब चीजों को, जो मैंने कहा मिथ्स को, हमारे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो सामाजिक प्रैक्टिसेस हैं जो मानव अधिकार के विरुद्ध हैं, हमारे इर्द गिर्द करप्शन है, और हमें जो प्रक्रियाएं मार्जिनलाइज करती जाती हैं उनको, उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज करते रहे हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि शिक्षा के माध्यम से हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बिल्कुल, और शिक्षा को ही ऐसा हथियार बनाना है जो कि हमें समानता की अगले सीढ़ी पर ले जाए। और इसके लिए हो सकता है कि हमें अपने बीच से ऐसे शिक्षकों को तैयार करने की आवश्यकता है जो बचपन से विद्यार्थियों को अपने समाज में उनकी हैसियत हर एक के बराबर है इसका एहसास दिला सके, बच्चों को अपने सामाजिक रीति दस्तूर के प्रति घमंड का एहसास दिला सकते, एक डिग्निटी, हर समाज की अपनी डिग्निटी है, इसका एहसास दिला सके। और इसलिए केवल एक ही चीज जो शिक्षा नीति 2020 में मुझे इस क्षेत्र में बैठ के लगी, जिसका इस्तेमाल कम से कम आदिवासी और दलित समाज को करना चाहिए, जिनकी मातृभाषा हमारे स्टेट की भाषाओं में से नहीं है। हमें आवश्यकता है कि शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें मातृभाषा के द्वारा शिक्षा हो, जिससे भाषा को भी वो डिग्निटी मिल सके जिसका हक उस भाषा को मिलना चाहिए, और हर एक उस भाषा के बराबर के पायदान में लाकर रखने के लिए ये एक अवसर है। साथ ही इस जो प्राइमरी एजुकेशन का स्टेज है उस समय संस्कृतियों से संबंधित जो पॉजिटिव बात है, जैसे जंगल का रखरखाव, हम आदिवासी लोग, हम केवल ह्यूमन बीइंग्स को या मानव समाज को केवल अलग से नहीं रखते, परंतु पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, जिसमें हर प्रकार के जानवर, पक्षी, वनस्पति, और जिसका हम एक हिस्सा है ऐसा हम मानते हैं, पूरा इकोसिस्टम। तो इससे संबंधित अच्छी बातों को भी लाकर रखने के लिए, जिसमें करिकुलम में लाकर रखने के लिए एक मौका बन सकता है शिक्षा नीति 2020। साथ ही बहुत ही सोची समझी और योजनाबद्ध तरीके से उन सभी युवा साथियों को आवश्यकता है कि वो निर्णय लें कि केवल टेक्नोलॉजी, या मैं कंप्यूटर साइंस से आती हूँ, केवल कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और डॉक्टर वो भी बनना जरूरी है, पर केवल वही हमारे जीवन के लिए नौकरी और पेशे और जॉब के एरिया नहीं है। अभी ग्लोबलाइजेशन के तहत हम लोगों ने कोविड-19 के पहले वो सभी बातों को देख लिया है, पर साथ ही शिक्षा एक वो अहम मिशन होना चाहिए हमारे समाजों के लिए, जिसके द्वारा कॉलेज की शिक्षा, कॉलेज में पढ़ाने के लिए शिक्षक, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए शिक्षक भी जब तक सामने नहीं आएंगे, रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन करने के बावजूद, या आज इसी हफ्ते हम लोग देख रहे थे कि कैसे इस देश के उच्च संस्थानों में रिजर्वेशन को लागू नहीं किया जाए, इसकी भी मुहिम चल रही है। वो चलती रहेगी जब तक आप और हम अपने ये रिजर्वेशन के कारण जो कंसेशन मिलता है उसके बलबूते पर नहीं, परंतु जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं उसके बलबूते पर इन संस्थानों में आने सकेंगे, और समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ाने में और रिसर्च में अपना योगदान नहीं देंगे तो नॉलेज क्रिएशन नहीं होगा, और हमारे समाज के द्वारा आज तक नॉलेज क्रिएशन नहीं हुआ है। मूल निवासियों के सामने और मैं हमारे युवा साथियों के सामने
ये इस चैलेंज को रखना चाहती हूँ कि आवश्यकता है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग को केवल टीचिंग लर्निंग स्पेस नहीं पर स्पेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन की तरह भी लिया जाए। और जब तक हम अपने बारे भी नहीं लिखेंगे और पढ़ाएंगे, केवल हमारे समाज के दूसरे वर्ग हमारे बारे लिखेंगे, हमारे बारे रिसर्च करेंगे और हमारे बारे जिस तरह से पढ़ाएंगे, तो हो सकता है हमें उस तरह से न्याय एक तरीके से हमारे बारे चर्चाएं ना हो और हमें बार बार हम बोलते रह जाएंगे कि ये सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है, या हमारे इस प्रकार की एस्पेक्ट। जैसे मैं संथाल परगना में हूँ, तो संथाली समाज के बारे ना तो इस तरह से विस्तृत रूप से अनुसंधान हुए हैं, ना उसको पढ़ाया जाता है, ना रिसर्च की बातें छापी जाती हैं। और इस तरह से पूरे संथाल समाज के बारे अभी भी चीजें नहीं जानी जाती, परंतु उन सबको लाना हम आदिवासियों का, संथाल समाज के लोगों का भी उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम अपने ही बारे रिसर्च करके चीजों को सामने लाएंगे, ताकि केवल गैर हमारे बारे पढ़ाना और रिसर्च कराना का काम नहीं करेंगे, पर हम नॉलेज क्रिएशन में योगदान देंगे। और इस तरह से हम जो शिक्षा के मंदिर हैं, विशेष करके ऐसी जगहों में और संस्थानों में हम आदिवासी, दलित समाज, बहुजन समाज, मूल निवासी वर्गों का एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपनी जगह बनाने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा केवल औरों के द्वारा थोपी हुई शिक्षा ना हो, पर हमारे द्वारा की गई शिक्षा की प्रक्रिया हो। हम शिक्षा के जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी प्रक्रिया में उतना ही हमारी भागीदारी हो जितना औरों ने आज तक किया है, ताकि हम संस्थानों को भी अपना बोल सके। जैसे मैं आज बोल रही हूँ कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी है, और इस तरह से इस यूनिवर्सिटी में जब तक हमारे कम से कम 50% समाज है, उनकी उपस्थिति यहाँ ना हो, केवल स्टूडेंट्स की उपस्थिति हो, तो ये हमारी नहीं हुई ना। तो इस जगह को क्लीन करने की आवश्यकता है। और साथ में तीसरी बात जो मैं बोल रही थी, नॉलेज क्रिएशन में कंट्रीब्यूशन करने की बहुत आवश्यकता है। और इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से कर सकने के लिए आवश्यकता है कि हम सभी मूल निवासी समाज जो भी विविधता के कारण अलग तो दिखाई देते हैं, परंतु जब हमारे मुकाम एक हैं, तो हमें एकता और योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर संगठित होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और बांग्ला में, मैं बंगाल में हूँ, बगल में हूँ, और यहाँ एक रविन्द्रनाथ का गाना होता था, एकला चलो का समय नहीं है, साथ में चलो का समय है। और मेरी आशा रहेगी इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंत तक बहुत सी ऐसी बातें आए जिसको बामसेफ की अगुवाई में हमारे मूल निवासी समाज, जो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में अपने छोटे और बड़े एफर्ट्स के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बामसेफ एक अगुवाई का रोल करने सके, मार्ग प्रशस्त करने का रोल करने सके, और बामसेफ के अग्रणी बनने के साथ साथ बहुत से ऐसी बातें हो सके जो कि लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाई जा सके और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। मैं इस अधिवेशन की सफलता के लिए आप सबों को अभी से ही बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ फिर से बामसेफ के सेंट्रल कमेटी को, जिन्होंने मुझे इस अधिवेशन में चीफ गेस्ट की तरह निमंत्रण देने का निर्णय लिया, और मैं आपके इस अधिवेशन में इस तरह से हिस्सा बन सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।